नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का 27वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जरिए विद्यार्थियों को पदक और शोधार्थियों को मानद की उपाधि दी गई है। पदक और उपाधि के अलावा भी समारोह में कई आकर्षण के केंद्र बनाए गए। साथ ही आपको बता दें कि दीक्षांत समारोह स्थल पर बुंदेलखंड की लोक चित्रकला और हस्तशिल्प पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई थी। साथ ही G20 विथिका का भी निर्माण भी यहां पर किया गया है। बुंदेलखंड के मोटे अनाज के बारे में बताने के लिए एक मिलेट हट भी तैयार किया गया है। रामचरितमानस को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश खुद को शूद्र बताते हैं, लेकिन घर के अंदर क्षत्रिय बताते हैं। पहले वहां वो तय कर लें कि घर में शूद्र का चलेगा या क्षत्रिय का चलेगा। जब वो अपने आप को शूद्र मान रहे हैं तो क्षत्रिय क्यों लिख रहे हैं। साथ ही राजभर ने अखिलेश को समाजवाद का पाठ पढ़ाते हुए राजभर ने कहा, अखिलेश को लोहिया के आदर्शों पर चलना चाहिए। समाजवाद की परिभाषा जो पढ़े हैं, हमने जो पढ़ा है, राम मनोहर लोहिया जी ने कहा है कि समाजवाद लाना है तो पहले अपने नाम के आगे पीछे जाति हटा दो। लेकिन अखिलेश सिंह यादव वो कह रहे हैं हम शूद्र हैं, तो उनके घर के अंदर क्षत्रिय हैं, तो पहले तो वहां फैसला कर लें कि शूद्र की चलेगा कि क्षत्रिय का चलेगा। सवाल तो ये भी है। इसी नाते अखिलेश सिंह यादव क्षत्रिय भी लिखते हैं और यादव भी लिखते हैं, मतलब क्षत्रिय है। जैसे जो उनका कहना है कि 4 वर्ण बना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो अगर वो अपने को शूद्र मानते हैं तो फिर क्षत्रिय काहे लिख रहे हैं जी। उनके तो परिवार में 2 बहुएं मुलायम सिंह की क्षत्रिय हैं, तो इस हिसाब से बयान का मतलब क्या निकला फिर? कोई मतलब नहीं है। उनके बयान का कोई मतलब नहीं है। सत्ता से बेदखल हुए लोग सत्ता के लिए अनर्गल बयानबाजी कर। जालौन में यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी का बड़ा बयान सामने आया। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा के बाद से भाजपा के खेमे में बौखलाहट का माहौल बना हुआ है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार में सभी निर्णय जनता के विरोधी हैं। रामचरितमानस को लेकर बृजलाल खाबरी ने कहा, संविधान इजाजत नहीं देता किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का। आदरणीय राहुल गांधी जी की यात्रा के बाद जो चीज़ देखने को मिल रही है वो ये मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बौखलाहट है, और इस बौखलाहट के रिजल्ट को हम जानते हैं कि कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है, इसलिए उनके अंदर बौखलाहट है। हाल ही एक बयान और राहुल गांधी ने रात को दिया है कि बाबा ढोंगी बाबा हैं, ये मतलब धार्मिक नहीं अधार्मिकता के हिसाब से काम कर रहे हैं योगी जी के लिए। देखिए, राहुल जी ने जो बोला है बहुत सोच समझ के बोला होगा। असली और नकली बाबा के बारे में अकेले राहुल जी ने नहीं, कई बार कई लोगों ने इस पर टिप्पणी की है। जब ज़्यादा अति से ऊपर कोई बात हो जाती है तो वहाँ ढोंग नजर आने लगता है। योगी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने सपा पर पलटवार करते हुए कहा कि सपा में आम जनता को गुमराह करने की होड़ लगी हुई है, लेकिन जनता गुमराह होने वाली नहीं है। जनता शिक्षित है, जागरूक है और अपना भला बुरा जानती है। उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा कि सपा ने हमेशा जाति और मजहब की राजनीति की, जनता ने इसीलिए सपा को नकार दिया। अभी भी सपा इन बातों को नहीं समझ रही है। जनता विकास के मुद्दों की बात करना चाहती है। आगे आने वाली 10 तारीख को एक समिट होने जा रहा है जिसमें देश विदेश के निवेशक आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बदलती हुई तस्वीर विपक्ष को रास नहीं आ रही है, हजम नहीं हो रही है। विपक्ष हमेशा जनता का ध्यान भटकाना चाहता है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा जाति धर्म मजहब के नाम पर राजनीति की है और जनता ने इसीलिए समाजवादी पार्टी को नकार दिया है। अभी भी समाजवादी पार्टी इन बातों को नहीं समझ रही है। जनता विकास के मुद्दों की बात करना चाहती है, जनता तरक्की की तरफ आगे बढ़ना चाहती है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उत्तर प्रदेश के विकास को सुनिश्चित कर रही है, आज आप देखिए कि विपक्ष जो है विकास की बात नहीं करता, निवेश की बात नहीं करता, रोजगार की बात नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उत्तर प्रदेश को ये चीज़ें मुहैया करा रही है।
अभी आने वाले 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। ऐसा इन्वेस्टर समिट जिसमें देश और विदेश से बड़े बड़े निवेशक उत्तर प्रदेश खुद ब खुद आ रहे हैं और यहाँ निवेश करेंगे। तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की बदलती हुई तस्वीर विपक्ष को हजम नहीं हो रही है। विपक्ष हमेशा जनता का ध्यान भटकाना चाहता है, लेकिन जनता अब जागरूक हो चुकी है और तरक्की की तरफ आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा आज मथुरा पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने पहले बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन किया। वहीं मथुरा के बीएसए कॉलेज में आयोजित भाजपा के अमृतकाल बजट संगोष्ठी में भी हिस्सा लिया है। साथ ही उन्होंने कॉलेज के युवाओं के साथ भाजपा के स्थानीय नेताओं को इस बजट में शामिल की गई योजनाओं के बारे में बताया। तो वहीं इसी के साथ उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरह से मोदी का सरकार आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रही है, उसी लिए इस बजट को अमृतकाल बजट के रूप में पेश किया गया है, जिसमें आगामी 2045 तक देश के उज्जवल भविष्य की रूपरेखा तैयार की जा रही है। हमने अभी इसी सप्ताह से पिछले कुछ दिनों से एक केवाईसी का एक कार्यक्रम चलाया हुआ है। केवाईसी कार्यक्रम में हम ये कह रहे हैं कि हर उपभोक्ता अपनी पहचान करावे, अपना टेलीफोन नंबर हमारे पास हमको दे, अपना नाम पता दे, जिससे कि उसका बिजली का बिल अगर जमा नहीं हुआ है तो जिस प्रकार टेलीफोन की कंपनियां, आपको याद होगा प्रीपेड अगर आपका सिम कार्ड है तो आपका बैलेंस जैसे जैसे घटने लगता है वैसे वैसे वो आपको अलर्ट देना शुरू कर देते हैं। उस प्रकार की व्यवस्था अभी तक बिजली विभाग में नहीं थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन कार्यकारिणी के 2 पदों में जो अध्यक्ष और महासचिव पद के नतीजे हैं वो घोषित हो चुके हैं। आपको बता दें, अध्यक्ष पद पर अशोक कुमार सिंह ने जीत दर्ज करी है। महासचिव पद पर नितिन शर्मा ने विजय हासिल करी है। अध्यक्ष पद पर दूसरे स्थान पर अनिल तिवारी रहे, जबकि महासचिव पद पर विक्रांत पांडे दूसरे स्थान पर रहे हैं। बाकी पदों की मतगणना जारी है। कुछ समय बाद सारे पदों का परिणाम आने की संभावना जताई जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 6 नए एडिशनल जजों ने आज शपथ ली। चीफ जस्टिस राजेश बिंदल ने सैयद कमर हसन रिजवी, मनीष कुमार निगम, अनीश कुमार गुप्ता, नंद प्रभा शुक्ला, क्षितिज शैलेंद्र और विनोद दिवाकर को शपथ दिलाई गई है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में जजों की जो तादाद है वो बढ़कर 102 हो गई है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जजों की कुल संख्या 160 पद स्वीकृत है। उसके लिए सभी नए जजों का कार्यकाल 2 साल के लिए होगा। किसानों की समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय लोकदल एक बार फिर से लामबंद हो गया है। आगरा में राष्ट्रीय लोकदल के तमाम कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। दरअसल राष्ट्रीय लोकदल ने पहले ही ऐलान किया था कि किसानों की समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि किसानों की समस्याओं को लेकर बड़ी तादाद में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया है। आपको प्रेस के माध्यम से प्रेस वालों को भली भांति बात मालूम है, जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो हमारी मांग इतने दिन से चल रही, धरना प्रदर्शन चल रहे, निशब्द भी चल रहा, लेटर भी चल रहे कर रहे, लेकिन उस सरकार पे कोई जूसी नहीं रेग रही, ना ही उस सरकार कुछ हमारे ऊपर ध्यान दे, किसानों की तरफ ध्यान देने का उसका कोई कारण नहीं है, ना वह किसानों के लिए सुनी जा रही। इसलिए सारे उत्तर प्रदेश के अंदर आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा हमारे उनके लिए, राज्य सरकार के लिए, कि हमारी मांगे को आगे बढ़ाने का, आगे मानने की पूर्ति करें। मुरादाबाद से दिल्ली जाते समय समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सपा सांसद की कार अक्षरधाम से पहले दिल्ली यूपी बॉर्डर के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई है। सड़क हादसे के दौरान सपा सांसद की कार में उनकी पत्नी और निजी सहायक भी बैठे हुए थे। आपको बता दें कि सपा सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र से दिल्ली जा रहे थे, तभी उनकी कार का टायर फट गया और कार बेकाबू हो गई। बेकाबू कार सड़क पर डिवाइडर से जा टकराई। हालांकि इस दौरान बड़ा हादसा टल गया। यूपी के संत कबीर नगर जिले के मगहर में आज से महोत्सव का आगाज हो गया है। ये महोत्सव 7 फरवरी से 9 फरवरी तक चलेगा। इस आयोजन में देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और इस मेले की शोभा बढ़ाते हैं। ये महोत्सव महान संत कबीरदास की स्मृति में आयोजित किया जाता है। पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से इस मेले का आयोजन नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार यहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है।
आगरा में आयोजित होने वाली G20 की बैठक को लेकर आगरा प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप में देने में जुटा हुआ है। G20 समिट देश की छवि से जुड़ी हुई बात है, इसीलिए प्रशासन कोई भी चूक नहीं चाहता। तैयारियों को देखने के लिए मंडलायुक्त खुद अपनी नजर बनाए हुए हैं। इसी को लेकर उन्होंने कई जगहों का निरीक्षण भी किया है। देखिए 10 तारीख को हमारा जो मेहमान है वो आएंगे किसी को, और बहुत कम समय होता है, तो हम लोग हर प्रकार से देखते हैं रूट को कि रात के समय कैसा रहेगा, लाइटिंग किस प्रकार की है, गोल्फ कार्ट पे बैठ के भी देखते हैं और गाड़ी में बैठ के भी देखते हैं, क्योंकि कई लोग बस में भ्रमण करेंगे तो बस से कैसा दृश्य दिखाई देता है, वो सब चीज़ देखें कि हम सभी अधिकारियों ने आज बस से भ्रमण किया है और यही कोशिश कर रहे हैं कि अपना अच्छे से अच्छा हम आर्टिस्ट का प्रदर्शन कर सकें। सर आपका अनुभव कैसा रहा सर? बस से सारे अधिकारी थे, तो आपके अनुभव अच्छा, बस साथ में बैठने से होता है कि सारा डिस्कशन एक साथ हो जाता है। अलग अलग गाड़ी में बैठने से चर्चा करने में दिक्कत आती है, क्योंकि इसमें कार्य में बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे विभाग शामिल हैं, तो चाहे गोल्फ कार्ट हो चाहे बस, उसमें फायदा ही होता है कि तुरंत निर्णय हो जाता है, तुरंत डिस्कशन हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता आलोक वर्मा ने कहा कि किसान यूपी में होने वाली इन्वेस्टर समिट का विरोध करेंगे। साथ ही आलोक वर्मा ने यह भी कहा कि यूपी सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। चुनावों में बीजेपी ने किसानों का वोट ले लिया, लेकिन सरकार ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। इसलिए किसानों ने फैसला लिया है कि इन्वेस्टर समिट में जाने वाले मेहमानों का रास्ता किसान रोकेंगे। इन्वेस्टर समिट का विरोध करेंगे किसान, आने वाले मेहमानों का रास्ता रोकेंगे किसान। और किसानों की अपील है, जागो व्यापारियों जागो। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों के साथ धोखा करके उनका वोट लेकर के 2022 में आय दोगुनी करने का वादा किया था और आज किसान अपने पूरी फसल नस्ल के साथ बर्बाद हो चुका है, उसी प्रकार उस उत्तर प्रदेश की सरकार आपसे भी झूठे वादे करके आपका उद्योग धंधा यहाँ पर ला करके आपको बर्बाद कर देगी। आज उत्तर प्रदेश का किसान अपने पेराई सत्र के 2 महीने बीत जाने के बाद भी रेट के लिए लड़ाई लड़ रहा है, अपने पिछले गन्ना भुगतान के लिए लड़ाई लड़ रहा है, एमएसपी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हल्द्वानी को कई बड़ी सौगातें दी हैं। आपको बता दें कि सीएम ने 35 करोड़ रुपए की लागत से बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और 3 करोड़ की लागत से बने लीगेसी वेस्ट प्लांट का लोकार्पण किया। ये एसटीपी प्लांट हल्द्वानी मेयर जागेंद्र रौतेला का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। इस दौरान सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय जू बनाने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा इसके लिए सरकार जल्द ही बजट आवंटित करेगी। देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से आज सभी शहरों को स्वच्छ बनाया जा रहा है, निर्मल गंगा का अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है, जिसमें गंगा और गंगा की जितनी भी सहायक नदियां हैं उन सभी को स्वच्छ रूप में आगे बढ़ाया जाए, आगे भेजा जाए। हल्द्वानी शहर में अमृत योजना के अंतर्गत आज इस सीवरेज प्लांट का जो लोकार्पण हुआ है, इससे निश्चित रूप से हल्द्वानी शहर के स्वच्छता में, यहाँ के पर्यावरण की दृष्टि से, यहाँ की सुविधा की दृष्टि से और विकास की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होगा। और हमारा जो हल्द्वानी प्रमुख शहर है, उस शहर को ये योजना मिलने से कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि पूरे उत्तराखंड के अंदर भी जो आगे का अभियान है हम लोग इसी रूप में आगे बढ़ाएंगे। और हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड के अंदर से माँ गंगा और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं सभी स्वच्छ रूप में आगे जाएं। तो देखिए, आज 28 MLD सीवर ट्रीटमेंट प्लांट और लगभग 90,000 मेट्रिक टन लीगेसी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का आज यहाँ पर लोकार्पण किया जा रहा है। मैं इस शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी और माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने हल्द्वानी शहर को एक संपूर्णता दिलाने में बहुत बड़ा कदम उठाया है। आज हल्द्वानी एक कदम स्वच्छता की तरफ और बढ़ा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये दोनों संयंत्र लगने के पश्चात हल्द्वानी आने वाले समय में स्वच्छ भारत मिशन में और अच्छी प्रगति करेगा। प्रदेश में प्रथम स्थान के लिए हम लोग लगे हुए हैं। तो जोगेंद्र रौतेला, जिनका ड्रीम प्रोजेक्ट ही बताया जाता है, और उन्होंने इस सौगात को मील का पत्थर हल्द्वानी के लिए बताया है।
देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए प्रशासन लंबे समय से काम को अंजाम दे रहा है, लेकिन काम है कि पूरा होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं लगातार मिल रही शिकायतों के बाद उत्तराखंड के शहरी एवं विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने डीएम और अन्य आला अधिकारियों के साथ देहरादून की पलटन बाजार में चल रहे स्मार्ट सिटी कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया, जहां मौके पर ही व्यापारियों ने अधिकारियों की शिकायत मंत्री से कर डाली, जिसके बाद मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए समय से काम पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। क्या कुछ इस दौरान उन्होंने कहा, सुनिए। देखिए, जब ऐसा कोई काम है तो थोड़ी शिकायतें आती है, जब ऐसे काम में कहीं चेंज करना होता है तो थोड़ा दिक्कत आती है, लेकिन अब सब लोग सहयोग कर रहे हैं। मैं सबका धन्यवाद कर रहा हूँ, व्यापारी वर्ग है, स्थानीय वर्ग है, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, मैं सबका धन्यवाद कर रहा हूँ। इसीलिए काम में गति पकड़ी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने राज्य में हो रही भर्ती परीक्षा मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। इस दौरान करण माहरा ने सरकार पर निशाना साधते हुए परीक्षा घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग करी। माहरा का कहना है कि भर्ती परीक्षा कराने वाले अधिकारियों की मिली भगत की वजह से लगातार परीक्षाओं में गड़बड़ी सामने आ रही है। हाकम सिंह समेत तमाम अपराधियों को जमानत मिलना सरकार की कमजोर पैरवी का नतीजा है। उनका कहना है कि राज्य में सरकार को फिलहाल कोई भर्ती परीक्षा नहीं करानी चाहिए। सरकार कुछ लोगों को लाभ देने के लिए जल्दबाजी में परीक्षा आयोजित कराना चाहती है। सेवा आयोग में हमारी मुख्य डिमांड यह है कि क्योंकि अपराधी सचिव स्तर के पकड़े गए हैं, अनुभाग अधिकारी पकड़े गए, वो भी गोपन के, और जब मेंस का पेपर बना तब ये पद में थे, तब गिरफ्तारी नहीं हुई थी, तो मेंस के पेपर कराने की जल्दीबाजी सरकार क्यों कर रही है? हम चाहते हैं कि जांच पूरी होने के बाद जब सब चीज़ क्लियर हो जाए उसके बाद ही पेपर कराए जाने चाहिए। क्या भरोसा है कि पेपर्स होने के बाद बच्चे सेलेक्ट हो जाएं, उसके बाद ये बात आए कि चतुर्वेदी जी ने या इत्यादि अन्य लोगों ने जो है इसमें पेपर्स आउट कर देते और वो परीक्षा भी रद्द हो जाए। ऐसी किसी भी बुरी परिस्थिति से बचने के लिए सरकार को इन पेपर्स को अभी रोकना चाहिए, स्थगित करना चाहिए, और जांच पूरी होने के बाद जब चीजें क्लियर हो जाएं उसके बाद ही परीक्षा ली जानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने धामी सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक तो सरकार के सत्र का समय काफी कम होता है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ना तो जन सरोकारों से जुड़े मुद्दे उठाती है और ना ही सोमवार को सत्र चलाया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि सोमवार के दिन भी सत्र को चलाया जाए। आगे क्या कुछ कहा है करण माहरा ने, वो भी आपको सुनाएंगे, सुनिए। विपक्ष के और आप लोगों के प्रेशर में अगर चले जाए तो हम तो कहते हैं बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जब से ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है तब से एक दिन का भी सत्र नहीं चला। हम चाहते सत्र चले और प्रत्येक विभाग के लिए एक दिन चर्चा का रखा जाए। ये कहते हैं बिजनेस नहीं है, लेकिन बिजनेस निकाला जाता है। प्रत्येक दिन एक विभाग पर चर्चा रखें ताकि लंबे समय तक सत्र चले। भाजपा कार्यकर्ताओं को जल्द ही धामी सरकार में दायित्वों की सौगात मिल सकती है, जिसको लेकर संगठन स्तर पर कवायद तेज होने के बाद अब शासन स्तर पर भी इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सरकार में मिलने वाले इन दायित्वों को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है और खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने दायित्व देना सीएम का विशेष अधिकार है, ये कहा है। अगर किसी कार्यकर्ता को दायित्व दिया जाता है तो खुशी की बात है, इससे सरकार को भी विकास के लिए सहयोग मिलेगा। देखिए, दायित्वों का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश संगठन के परस्पर विचार विमर्श के बाद किया जाना है, और इसमें जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान भी आया है, इस बारे में सरकार में और संगठन में बातचीत हो चुकी है। लेकिन इनका वितरण कब होगा इसके बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन ये निर्णय निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी और प्रदेश अध्यक्ष जी और अन्य पदाधिकारियों के बीच में सहमति बनने के बाद, वार्ता होने के बाद घोषित होगा। सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी में रेल प्रशासन के दावे वाली जमीन से कब्जाधारियों को हटाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई। उत्तराखंड सरकार और रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट से मामले का समाधान खोजने के लिए समय मांगा है, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि हल्द्वानी के अतिक्रमण 8 हफ्ते तक नहीं हटाए जाएंगे। मामले में अगली सुनवाई 2 मई को होने वाली है। बनभूलपुरा का ये पूरा मामला है, जिसमें अब आगामी सुनवाई 2 मई को होगी। आपको बता दें कि रेलवे ने इस पूरे मामले में 8 हफ्ते तक का समय मांगा है। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, तो वहीं चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर पर्यटन सचिव
सचिन कुर्वे ने कहा है कि इस बार चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा। फोन कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इसके साथ ही तमाम मूलभूत सुविधाओं के लिए उत्तराखंड के सभी विभाग आपस में समन्वय और सामंजस्य बनाकर चलेंगे ताकि चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी किस्म की दिक्कत ना हो। सचिन कुर्वे का साफ तौर पर कहना है कि चारधाम यात्रा के दौरान हेली सर्विसेज व्यवस्थाएं भी पहले की तरह ही संचालित रहेंगी। हालांकि बुकिंग और अन्य संबंधित कार्रवाई सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के तहत होगी। तैयारी ऑलरेडी दिसंबर माह से हमने शुरू कर दी है और इस बार रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा। रजिस्ट्रेशन है हमारा ऑनलाइन होगा, ऑन कॉल होगा और व्हाट्सएप के माध्यम से भी होगा। इसके अलावा जो वे साइड एम्यूनिटीज़ के लिए भी जो तैयारी करनी है वो भी तैयारी हमने शुरू कर दी है। और वे साइड एम्यूनिटीज़ के सापेक्ष में जो सुलभ इंटरनेशनल द्वारा जो तैयारी की जा रही है 15 अप्रैल तक हमारे ऑलमोस्ट 36 ब्लॉक्स हमारे तैयार भी हो जाएंगे। तो यात्रा की चारधाम यात्रा की तैयारी हमारी शुरू है। देहरादून के मुख्य सड़कों पर हुए अतिक्रमण को लेकर राज्य सरकार पूरी तरीके से सख्त नजर आ रही है। इसको लेकर लगातार राजधानी देहरादून में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें, आज देहरादून के रायपुर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस प्रशासन और नगर निगम टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त कराने का काम किया। इस मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती रही। तो वहीं एसडीएम नरेश दुर्गापाल का कहना रहा कि हमने एक हफ्ते पहले से ही लोगों को इस विषय की सूचना दे दी थी, जिसके बाद से अतिक्रमण हटाओ अभियान की कार्रवाई शुरू की गई है। धनराशि भी स्वीकृत है और ये शीघ्र ही 2 लेन बनना है खूबसूरत सा। इसमें पुराना अतिक्रमण है, ये वक्फ बोर्ड की बहुत सारी शॉप्स थी जो बिल्कुल सड़क पर आ गई है। इनको एक हफ्ता पहले सभी को अनाउंसमेंट भी करा दिया था, निशान भी लगा दिए थे। आज टाइम था डिमोलिशन का, तो मेरी टीम लगी हुई है, पीडब्ल्यूडी से हम सबको डिमोलिश करा रहे हैं। ये जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी के द्वारा पुलिस के सहयोग से ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है ताकि रोड चौड़ी हो सके। रोड चौड़ी होने के क्रम में जो ट्रैफिक पुलिस है हमारी, प्लस हमारी थाने चौकियों की पुलिस है, वो अपना यातायात व्यवस्था को सुनिश्चित करा रही है। साथ साथ में जो महिला और पुरुष पीएसी है वो शांति व्यवस्था सुनिश्चित करा रही है। और मैं एसडीएम सभी यहाँ मौजूद हैं। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।